हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हरियाणा का जैसे ग्रुप 14 का एग्ज़ाम है, इंस्पेक्टर लीगल मेट्रोलॉजी, इसमें 70% फिजिक्स का सिलेबस है। यानी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट बोल सकते हो आप सिलेक्शन में। तो इसमें 2 वीडियो मैं पहले ला चुका हूँ फिजिक्स से, तो धीरे धीरे करके हम पूरी फिजिक्स को कवर कर देंगे। और जो ये मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये 90% प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। यानी आप इनको इररिलेवेंट तो बोल ही नहीं सकते, ठीक है। तो और 10% मैंने नए क्वेश्चन ऐड किए, जिससे आप क्या है मतलब अगर एग्ज़ाम में कोई नया क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको टैकल करना सीख जाएंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। इससे पहले 2 वीडियो आ चुकी है, तो 60 क्वेश्चन मैं पहले करवा चुका हूँ। 61 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन मैं कैमरा ऑफ कर देता हूँ। ए पार्टिकल ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर यूनिफॉर्मली फॉल ऑन ए ग्राउंड एट ए डिस्टेंस विच इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द टावर। यानी ये क्या कहना चाहता है, मान लो ये कोई टावर है, ठीक है। यहाँ से कोई पार्टिकल फेंका हमने टॉप ऑफ द टावर से, और ये इतनी डिस्टेंस पे गिरा जितनी इसकी हाइट है। यानी अगर हाइट ऑफ द टावर एच है और ये जो डिस्टेंस है ये भी एच है, यानी ये पार्टिकल यहाँ पे आके गिरा। तो इसने ये पूछा, जो इसने पार्टिकल ने जो पाथ ट्रैवल किया है उसकी ट्रेजेक्ट्री कैसी होगी। सर्कल होगी, पैराबोलिक होगी, ग्रेट सर्कल होगी, या हाइपर पैराबोलिक होगी, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस केस में ये पैराबोलिक होगी। देखो मैंने ये बनाया था, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। और जहाँ पे ये पार्टिकल आके गिरता है इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। तो मैं इन दोनों को मिलाऊंगा तो ये एक पैराबोलिक शेप बनेगी, ठीक है, पैराबोलिक। तो इसका आंसर क्या आएगा, पैराबोलिक। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाज इन्वेंटेड बाय, यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाज इन्वेंटेड बाय। तो हमें बताना था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज किसने की। तो दोस्तों नोल एंड रस्का 2 साइंटिस्ट थे, दोनों ने मिलकर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज की थी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है एग्जाम में कि ये कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन है जो आपको रटने पड़ेंगे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखो, व्हेन ए बॉटल ऑफ सेंट इज ओपन इन ए कॉर्नर ऑफ ए रूम इट्स ऑर्डर इज फेल्ट इन ऑल पार्ट ऑफ द रूम। यानी कोई भी सेंट की बोतल है, आप किसी कमरे में खोलेंगे तो आपको पता है धीरे धीरे वो स्मेल पूरे कमरे में फैल जाएगी। तो ये कौन सा फेनोमेना है जिसकी वजह से ये होता है। इवेपोरेशन है, वेपोराइजेशन है, डिफ्यूजन है, सब्लिमेशन है। तो आपको ये बताना था। तो दोस्तों ये है डिफ्यूजन, ठीक है। जब हम सेंट की बोतल को खोलते हैं तो जो सेंट के पार्टिकल है वो एयर के साथ कोलाइड होते हुए पूरे रूम में फैल जाते हैं वो। तो उनकी जो स्मेल आपको रूम के किसी भी हिस्से में पहुंच जाएगी, वो आपको मिलेगी वहाँ पे। तो ये फेनोमेना क्या है, डिफ्यूजन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, क्लियर नाइट आर कोल्डर देन क्लाउडी। क्लियर नाइट आर कोल्डर देन क्लाउडी नाइट बिकॉज ऑफ, यानी जो साफ रात होती है ना और बादलों वाली रात होती है तो कौन सी ठंडी होती है और इसकी वजह क्या है। तो जो साफ रात होती है वो ज़्यादा ठंडी होती है। यानी जब क्लाउड होते हैं तो आपको गर्माहट महसूस होगी। आपने बड़े लोगों को कहते हुए सुना भी होगा कि आज तो राम ने बादल कर रखे, आज गर्मी है, ठीक है। तो ये किस कारण से होता है, तो ये होता है रेडिएशन की वजह से। क्योंकि जो सन से रेडिएशन आती है दिन के समय में वो ट्रैप हो जाती है एयर में, तो हमें गर्माहट महसूस होती है, यानी उस दिन हमें ठंड नहीं लगती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्पीड ऑफ साउंड इज़ द ग्रेटेस्ट इन, यानी जो ध्वनि की चाल है वो किस में सर्वाधिक होगी, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, जो साउंड है वो एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव की फॉर्म में ट्रैवल करती है, यानी उनको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमें बताना वाटर में, एयर में, ग्लास में, ग्लिसरीन में। तो इसका राइट आंसर है ग्लास, ठीक है। क्योंकि साउंड है जैसे एयर है, यानी कोई भी गैस बोल सकते हो आप, फिर है लिक्विड और फिर है सॉलिड, ठीक है।
तो देखो इसका ऑर्डर ये रहेगा, जो स्पीड ऑफ साउंड है मतलब गैस में स्पीड कम, फिर लिक्विड में उससे ज़्यादा और सॉलिड में सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो जो स्पीड ऑफ साउंड है वो ग्लास में सबसे ज़्यादा हुई, क्योंकि ग्लास क्या है, सॉलिड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए गैस थर्मामीटर इज मोर सेंसिटिव देन ए लिक्विड थर्मामीटर बिकॉज ए गैस। देखो जो थर्मामीटर काफ़ी प्रकार के होते हैं, गैस थर्मामीटर होता है, मरकरी थर्मामीटर होता है, लिक्विड बेस पे। ठीक है, तो हमें बताना था गैस थर्मामीटर सेंसिटिव क्यों है, ज़्यादा संवेदनशील क्यों है। तो ऑप्शन देखो, इज लाइटर देन लिक्विड, एक्सपेंड मोर देन ए लिक्विड, इज इजी टू ऑब्टेन, डज नॉट चेंज स्टेट इजली। ठीक है, तो जो डी ऑप्शन है यानी ये अपनी स्टेट आसानी से नहीं बदलता। आप इसको ऐसे समझो, ठीक है, गैस है आप उसको 10 डिग्री तक हीट करते हो, और लिक्विड है उसको भी 10 डिग्री तक हीट करते हो। तो जो गैस में है ना, मतलब सेम टेम्परेचर चेंज के लिए जो चेंज आएंगे गैस में वो ज़्यादा आएंगे, इसलिए गैस ज़्यादा सेंसिटिव होती है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल इधर उधर ज़्यादा मोशन करेंगे, तो गैस थर्मामीटर ज़्यादा सेंसिटिव होता है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर सन ग्लासेज, यानी सन ग्लास बनाने में जो धूप के चश्मे होते हैं कौन से ग्लास का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो देखो आपने मोस्ट ऑफ ने जो धूप के चश्मे लगाए होंगे, आप फैशन ज़्यादा करते हो, तो पायरेक्स ग्लास है, फ्लिंट ग्लास है, क्रूक्ड ग्लास है, क्रिस्टल ग्लास है। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्रूक्ड ग्लास। ठीक है, यानी आप जैसे सन है, सन से क्या आती है, इंफ्रारेड रेडिएशन आती है। ठीक है, इंफ्रारेड में क्या होता है, जो हीटिंग इफेक्ट होता है ना सूरज का, वो इसी रेंज में होता है इंफ्रारेड में, तो उनको जो अब्जॉर्ब कर ले उसी ग्लास का हम इसमें प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमें जो हमारी आंखों को ज़्यादा रोशनी ना लगे इसी वजह से धूप के चश्मे इस्तेमाल करते हैं। तो जो क्रूक्ड ग्लास होते हैं वो सीरियम ऑक्साइड के बने होते हैं। अगर मैं फार्मूला बोलूँ तो CiO2। ठीक है, सीरियम ऑक्साइड, और राइट आंसर क्या है, क्रूक्ड ग्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ साउंड स्पीड ऑफ लाइट विद द राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम, यानी जब टेम्परेचर बढ़ा देते हैं हम मीडियम का तो स्पीड ऑफ लाइट पे क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो अगर मैं आपको पूछूं स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये कांस्टेंट होती है, यानी आप टेम्परेचर बढ़ाओ घटाओ कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस पर, यानी ये रिमेन अनअल्टर, यानी ये चेंज नहीं होती, अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, तो इस पे कंडीशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्लोथ कीप अस वार्म इन विंटर बिकॉज दे। ठीक है, यानी गर्म सर्दी में हम कपड़े पहनते हैं वो हमें गर्म रखते हैं, क्यों, ऐसा क्यों होता है, वो हीट सप्लाई करते हैं, या फिर डू नॉट रेडिएट हीट, या वो हीट सप्लाई नहीं करते हैं, प्रिवेंट एयर फ्रॉम कॉन्टैक्टिंग द बॉडी, यानी बॉडी और एयर का जो संपर्क है उसको रोकते हैं, या फिर प्रिवेंट द हीट ऑफ द बॉडी फ्रॉम एस्केपिंग, डी ऑप्शन। तो जो इसका राइट आंसर है वो डी ऑप्शन है, यानी कपड़े क्या करते हैं, हमारी बॉडी से जो हीट बाहर निकलनी होती है ना उसको निकलने नहीं देते। ठीक है, क्योंकि हमारा जो शरीर का तापमान लगभग कांस्टेंट रहता है और बाहर का टेम्परेचर कम हो जाता है, तो इस कारण से हमें ठंड लगती है। और ये जो, क्योंकि जो कपड़ा होता है ना, वूलन कपड़े बोलते हैं हमें, वो बेड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, जिस कारण से वो गर्म रहते हैं और हीट मतलब पास आवर नहीं हो पाती उसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन ए रेफ्रिजरेटर। ठीक है, व्हाट प्रोड्यूस द कूलिंग, यानी रेफ्रिजरेटर में कूलिंग का कारण क्या होता है। ठीक है, तो आपने बताना था द आइस विच डिपॉजिट ऑन द फ्रीजर, यानी जो फ्रीजर के नीचे बर्फ़ जम जाती है वो कारण है। तो देखो कुछ कॉमन सेंस भी लगाया करो क्वेश्चन में। द सडन एक्सपेंशन ऑफ ए कंप्रेस्ड गैस, या कोई गैस है
उसका एक्सपेंशन हो रहा है और वो कूलिंग इफेक्ट दिखा रही है, या फिर इवेपोरेशन ऑफ ए वोलाटाइल लिक्विड। तो देखो सी ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई इवेपोरेशन नहीं हो रहा, आइस के कारण नहीं हो रही कि जो आइस है वो जम जा रही है, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो मुझे ये नॉन ऑफ द दीज बेस्ट ऑप्शन लग रहा है इसमें। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आपने अगर रेफ्रिजरेटर का पूरा प्रिंसिपल पढ़ा है ना, तो आप आसानी से समझ सकते हो। ये पीछे हीट निकालता है और आगे कूलिंग, ठीक है। तो आप नॉन ऑफ दीज पे टिक लगाना, ठीक है। वाई वी एबल टू hear शॉर्ट वेव ब्रॉडकास्ट बेटर देन द लॉन्ग वेव ब्रॉडकास्ट, ठीक है। यानी हम शॉर्ट वेव ब्रॉडकास्ट को ज़्यादा सुन सकते हैं एज कम्पेयर टू लॉन्ग वेव। तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है, क्योंकि जो शॉर्ट वेव होती है ना, उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, इस कारण से हम उनको सुन पाते हैं। तो देखो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, शॉर्ट वेव आर मोर एनर्जेटिक देन लॉन्ग वेव। तो पहला ऑप्शन ही बिल्कुल सही है, जो शॉर्ट वेव होती है वो ज़्यादा एनर्जेटिक होती है, ठीक है। When the barometer reading dips suddenly it is an indication of, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है एग्जाम में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं इसको डबल स्टार लगाऊंगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, क्या होता है, देखो कोई भी वो है बैरोमीटर है, ठीक है, आप जूम करो, इसकी ये रीडिंग है, अगर ये सडनली ड्रॉप हो जाती है, ठीक है, यानी रीडिंग कम हो जाती है एकदम से, तो ये किसका इंडिकेशन है, तो ये है स्टॉर्म का, ठीक है। आप कैसे याद रखेंगे, देखो एस से क्या होता है, सडनली, ठीक है, और देखो क्वेश्चन में भी आया सडनली, और एस से स्टॉर्म, ठीक है, यानी तूफान और सडनली। और एक होता है अगर ये रीडिंग धीरे धीरे करके ग्रेजुअली कम हो रही है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में होगा रेन, यानी उस केस में बारिश होगी। अगर सडनली ड्रॉप हो जाती है तो उस केस में क्या होगा, स्टॉर्म, यानी तूफान आएगा, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन आपने बिल्कुल याद हो गए होंगे, बार बार रिपीट होते हैं, मिलेंगे आपको एग्जाम में। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर बताओ, ठीक है। ड्राई एयर, शुष्क हवा, पेपर कागज। देखो अगर कॉमन सेंस लगाओगे ना, तो आप बी ऑप्शन तो वैसे ही काट दोगे। कैरोसिन नहीं, ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट राइट आंसर, क्योंकि ग्रेफाइट ही एक ऐसा वो है जो, देखो ग्रेफाइट और डायमंड दोनों का फार्मूला सेम होता है C4, ठीक है, लेकिन शेप में डिफरेंस होने की वजह से दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग है। डायमंड क्या है, हार्डेस्ट मेटल है, अर्थ पे जो हार्डेस्ट मेटल मिलती है, और ग्रेफाइट देखो बेस्ट कंडक्टर बोल सकते हो आप, या गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपने डायमंड और ग्रेफाइट का डिफरेंस आता था छोटी क्लासों में, अगर आपने पढ़ा हो तो, ठीक है। तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, जो इसकी स्ट्रक्चर होती है, सॉरी, जो इसकी स्ट्रक्चर होती है, सी चार चार कार्बन जुड़े होते हैं, और इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जो इधर से उधर मूव करते हैं। जहाँ भी फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर तो होगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है, ग्रेफाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी जो ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत, ठीक है। तो छोटी क्लासों में काफ़ी क्वेश्चन आते थे, नवीकरणीय अनवीकरणीय स्रोत बताने थे, ठीक है। तो देखो एक होता है नवीकरणीय रिन्यूएबल सोर्स, ठीक है, एक होता है नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। तो रिन्यूएबल क्या होता है, जिनको हम रिन्यू कर सकते हैं, यानी दोबारा से पैदा हो सकते हैं वो। देखो जो सोलर है, आज आपने सूर्य की एनर्जी का उपयोग किया, कल से फिर सूरज निकलेगा, फिर से एनर्जी मिलेगी। वाइंड है, हवा चलती रहती है, कोई वो नहीं है, ठीक है। बायोगैस है, ये भी जो ख़त्म नहीं होने वाले सोर्स है ये, ठीक है। कोयला है, ठीक है, ये कोयला मतलब आप इनको ऐसे याद रख सकते हो जो इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचाते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, नॉन रिन्यूएबल है, ठीक है। तो कोयला इसका राइट आंसर आएगा। उम्मीद करता हूँ ये बेसिक जानकारी तो आपको होगी। सोलर एनर्जी इन
इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग, यानी किस दौरान सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है। ठीक है, ट्रांसपिरेशन, फोटोसिंथेसिस, डिफ्यूजन, ओस्मोसिस। ठीक है, तो देखो कोई भी पौधे हैं जब वो सूर्य से प्रकाश लेते हैं, सूरज का प्रकाश पौधों को मिलता है। ठीक है, और ये नीचे से क्या लेते हैं, पानी यानी वाटर, और ऊपर से एनर्जी मिली। वो एक वो होती है केमिकल रिएक्शन होती है जिसके कारण ये अपना खाना बना पाते हैं पौधे। तो इसमें क्या आएगा, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस राइट आंसर होगा, क्योंकि वाटर मिलता है धरती से H2O, वो टूट जाता है, और जो हीट मिलती है वहाँ से सूर्य से, तो एक केमिकल रिएक्शन होती है जिस कारण पौधे अपना खाना बना पाते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। द टर्म इक्विनॉक्स मीनिंग, इक्विनॉक्स का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग। देखो इक्वी, जहाँ पे ई क्या वर्ड आ गया, यानी इक्वल से समझो। जहाँ इक्वल, जहाँ पे दिन और रात इक्वल हो जाते हैं तो उस को क्या बोलते हैं, इक्विनॉक्स। ठीक है, यानी हमारे देखो कभी दिन बड़े होते हैं, कभी रात बड़ी होती है, लेकिन एक समय तो आता है जहाँ पे दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो अगर मैं आपसे डेट पूछूं, यानी इक्विनॉक्स की डेट पूछूं, कब होता है इक्विनॉक्स, दिन रात कब बराबर होते हैं, तो क्या आएगा, 21 मार्च, 21 मार्च और 22 सितंबर। ठीक है, ये दो डेट याद रखना, इस दिन हमारे दिन और रात बराबर होते हैं, 21 मार्च और 22 सितंबर। ठीक है, हीट फ्रॉम द सन रीच द अर्थ बाय, यानी जो सूरज है वहाँ से जो पृथ्वी तक हीट पहुँचती है वो कैसे पहुँचती है। देखो तीन तरीके के वो होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, जहाँ हीट ट्रैवल कर सकती, तीन तरीके। तो हमें ऐसा सुनते भी है सूर्य से रेडिएशन आ रही है, तो रेडिएशन मेथड है जो सूर्य से हमारे पास हीट पहुँचती है। काफ़ी पेट क्वेश्चन है, बार बार आता है एग्जाम में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस काइनेटिक एनर्जी बीइंग यूज्ड इन परफॉर्मिंग वर्क, यानी कार्य करने में ऐसा कौन सा कार्य है जिसमें गतिज ऊर्जा का प्रयोग होता है कार्य करने में। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन मुझे तो डाउटफुल सा लग रहा था, आप पे छोड़ रहा हूँ मैं, आप बताना अगर आपको पता हो तो। पैडलिंग द बाईसाइकिल टू कवर ए डिस्टेंस, ड्राइविंग ए कार टू कवर ए डिस्टेंस, या फिर गेहूं का अनाज पीसना है, या किसी झील में नाव चलाना है। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग पार्ट ऑफ द सनलाइट मेक द सोलर कुकर हॉट। ठीक है, सूर्य का कौन सा भाग है जो मतलब सोलर कुकर को गर्म करता है। ठीक है, सॉरी, देखो सूर्य का जो सोलर एनर्जी मिलती है हमें, ठीक है, तो उसमें एक वो है इंफ्रारेड पार्ट होता है, इंफ्रारेड रेडिएशन सुना होगा आपने। तो जो इंफ्रारेड रेडिएशन है ना, उसी के कारण हमें हीट महसूस होती है, फील होती है। यानी जो सूर्य की किरणों में इंफ्रारेड वाला पार्ट है उसी के कारण ही हीटिंग इफेक्ट है। ठीक है, तो इंफ्रारेड इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, अल्ट्रावायलेट, पैराबैंगनी, जिसके कारण कैंसर उत्पन्न होता है हमारे उसमें बॉडी में। ठीक है, देखो वेलोसिटी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय, यानी देखो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, आप इसको ऐसे याद रखो, y इज इक्वल टू mt प्लस c, ऐसे दे रखा है। ठीक है, तो पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है, तो हम इस इक्वेशन से क्या आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखो सॉरी, ये इक्वेशन थी, ये क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और एक्सेलरेशन के ऑप्शन भी दे रखे हैं। तो हम कैसे करेंगे, तो इसका डेरिवेटिव करो, क्या आएगा, dy बाई डी टी इज इक्वल टू mt, यानी m आएगा यहाँ पे, और c कांस्टेंट है इसका 0, यानी यहाँ से dy बाई डी टी क्या आया,
यानी ये एक्सेलरेशन आ गई। और एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट, यानी एम की वैल्यू कांस्टेंट है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है। ठीक है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पैसेंजर स्टैंडिंग इन ए बस इज थ्रोन आउटवर्ड व्हेन द बस टेक्स ए सडन टर्न। यानी देखो ये तो आपके साथ एक डेली रूटीन में होने वाली घटना है। आप बस में जा रहे हो और बस वाला एकदम से कट मार देता है तो आप गिर जाते हो। तो ऐसा क्यों होता है? तो आपने न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा होगा, इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा इनर्शिया ऑफ मोशन। यानी क्या है, आपका झुकाव किसी तरफ था, ब्रेक बस ड्राइवर ने एकदम से घुमा दी तो बस ने दूसरी डायरेक्शन हो गई। तो आपका शरीर है ना उसी पोजीशन में रहने की कोशिश करता है और इस वजह से वो गिर जाता है। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ इनर्शिया बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। When pressure is increased the melting point of ice, यानी दाब बढ़ने से बर्फ पर क्या प्रभाव पड़ता है इसके मेल्टिंग पॉइंट पर। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, आप बर्फ के दो टुकड़े लेना। ठीक है, और दोनों को मिला के इन पर प्रेशर अप्लाई करना। ठीक है, यहाँ से प्रेशर लगा देना, यहाँ से। आप क्या देखेंगे थोड़ी देर में बर्फ पिघलने लगती है। तो इससे क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। ठीक है, जो बर्फ़ का मेल्टिंग पॉइंट है वो कम हो जाएगा और वो जल्दी पिघलने लगेगी। ठीक है, तो क्या आएगा, डिक्रीज। राइट आंसर क्या है, डिक्रीज। लॉन्गिट्यूडिनल वेव कैन नॉट ट्रैवल थ्रू। लॉन्गिट्यूडिनल वेव किस माध्यम से होकर यात्रा नहीं कर सकती। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था जैसे साउंड वेव है। साउंड वेव क्या, लॉन्गिट्यूडिनल का पार्ट है। लॉन्गिट्यूडिनल वेव कौन सी होती है, जो जिनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। तो मीडियम की आवश्यकता देखो, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो मीडियम है, ये तीनों मीडियम है। तो वैक्यूम, यानी वैक्यूम में से नहीं ट्रैवल कर सकती लॉन्गिट्यूडिनल वेव। आगे चलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इज यूज टू कंट्रोल द पोल्यूशन ऑफ। यानी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है वो किसके पोल्यूशन को कंट्रोल करने में यूज होता है, एयर, वाटर, नॉइस, थर्मल। ठीक है, तो देखो ये एक डिवाइस है जो एयर में से जो इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट है या फिर कोई स्मोक है उसको फिल्टर कर देता है। तो यानी एयर का जो पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करने में काम आता है। ठीक है, तो एक फैक्चुअल क्वेश्चन था। देखो ये क्या, टंगस्टन इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। क्यों टंगस्टन को फिलामेंट के रूप में क्यों इस्तेमाल किया जाता है? क्योंकि देखो टंगस्टन होता है ना, इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या है, डब्लू। इसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है। मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे याद है 2300 डिग्री सेल्सियस। आप करेक्ट कर देना कमेंट सेक्शन में अगर मैं गलत हूँ तो। एक तो टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है, क्योंकि देखो अगर आप बल्ब को ज़्यादा देर इस्तेमाल करोगे तो वो गर्म हो जाएगा। अगर कोई हमने ऐसी मेटल ले ली जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम है तो वो बल्ब फ्यूज हो जाएगा जल्दी, तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा। तो टंगस्टन को इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है। ऑप्शन डी, इट हैज़ ए वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम। देखो RMI VUXG, ये सीरीज याद रखना आप। ठीक है, रेडियो, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा। ठीक है, ये सीरीज याद रखना। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। ये यहाँ से यहाँ क्या होता है, गामा। देखो लास्ट में क्या है, गामा। आप ऐसे याद रखो, गाँव में गामा में क्या होती है, यूथ होता है, उसमें एनर्जी बहुत होती है। यानी गामा रेज की एनर्जी काफ़ी हाई है
एनर्जी हाई है तो इनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, क्योंकि एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, एच म्यू। ठीक है, यानी एनर्जी और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी एनर्जी ज़्यादा तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो वेवलेंथ कम। ठीक है, यानी वेवलेंथ कम मिलेगी गामा की, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा एनर्जी ज़्यादा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो विजिबल स्पेक्ट्रम है ये मतलब बार बार क्यों पूछा जाता है। वैसे तो अगर आपकी कैपेसिटी है तो आप सभी की रेंज याद रखना, लेकिन जो विजिबल है ये तो ज़रूर याद रखना, क्योंकि बार बार पूछा जाता है। और कैसे याद रखोगे, आप ऐसे याद रखो, विजिबल यानी जो हमें दिखाई देता है, बस डबल करना है उसमें 3900 से 7600 एंगस्ट्रोम। ठीक है, या फिर 3800 से 7600 कर लो आप, कोई वो नहीं है, एंगस्ट्रोम में है। ठीक है, यानी डबल हो जाती है। हु मेजर्ड द वेलोसिटी ऑफ लाइट फर्स्ट, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट को सबसे पहले किसने मापा था। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट को सबसे पहले साइंटिस्ट रोमर साइंटिस्ट थे ये, उन्होंने मेजर किया था, रोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हेन ए व्हीकल पास टीवी रिसेप्शन गेट रिस्टोर्टेड। देखो जब कोई भी व्हीकल पास होता है ना तो टीवी के सिग्नल डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है, तो बताओ आप ऐसा क्यों होता है। मेटल रिफ्लेक्ट रेडियो वेव, यानी मेटल जो रेडियो वेव को रिफ्लेक्ट करती है। स्पार्क प्लग क्रिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस, या फिर व्हीकल पोल्यूशन अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द टीवी कंपोनेंट, या फिर ऑप्शन डी है मॉडर्न व्हीकल यूज इलेक्ट्रो इग्निशन सिस्टम। बताओ क्या ऑप्शन सही रहेगा। तो बी ऑप्शन है स्पार्क प्लग क्रिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस, इस वजह से क्या होता है, जो टीवी के सिग्नल है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट भी बोल सकते हो आप इसको। द एनर्जी एमिटेड बाय द सन इज ड्यू टू, जो एनर्जी एमिटेड होती है सन से वो किसके कारण होती है। देखो सन में क्या होता है, एक रिएक्शन होती है जिसके कारण से इतनी ज़्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है। क्या होता है, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलके क्या बनाते हैं, हीलियम। ठीक है, हीलियम का क्या फार्मूला होता है, ऐसे लिखते हैं हम 2He4, यानी जो एटॉमिक नंबर होता है वो 2 होता है, एटॉमिक मास होता है वो 4 होता है। ठीक है, हाइड्रोजन का 1 ठीक है, ऐसे लिखते हैं। तो ये इस जब कोई भी दो एटम मिलके एक नया मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उसको क्या, कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन में तो क्या होता है, टूटते हैं, फ्यूजन में तो टूटते हैं, यानी एक टूट के दो में या फिर तीन में टूटता है उसको बोलते हैं फ्यूजन, और जिसमें दो मिलके एक बनाते हैं उसको बोलते हैं फ्यूजन। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, न्यूक्लियर फ्यूजन। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आप धीरे धीरे करके सारी फिजिक्स में से निकल जाएंगे और जल्द ही एग्ज़ाम होगा आपका। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।